ये कुछ पॉइंट्स और है बच्चों, देखो एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ इन डिफरेंट प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में उसको अप्लाई करना है। तो इन दिस प्रोसेस द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम। तो आप डेल्टा यू को ज़ीरो कह सकते हो, क्योंकि डेल्टा यू को तुम लिखते हो यू एफ माइनस यू आई, फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन फाइनल इनिशियल सेम है ना। बट हेयर यू एफ जो है वो यू आई के इक्वल है, तो ये यू जीरो होगा। फिर जब डेल्टा इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू में आप इसे अप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा, क्यू डब्ल्यू होगा। इसका मतलब इस केस में टोटल हीट गिवन टू द सिस्टम यूज इन डूइंग द वर्क। आइसोकोरिक किसे कहते हैं, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो। अब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा बी जीरो होगा, डेल्टा बी जीरो होगा तो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा बी, डब्ल्यू जीरो होगा। तो जब इसमें इक्वेशन में अप्लाई कर रहे हैं तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा, यानी टोटल हीट गिवन जो होगा इज यूज ओनली टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, समझ रहे। और इसमें आपको ये भी मालूम है कि क्यू इज इक्वल टू म्यू सी वी डेल्टा टी होता है, आपको अच्छे से मालूम। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू है, तो फिर इसका फार्मूला ये बनेगा। आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, इसमें कुछ नहीं बनेगा। डब्ल्यू पी डेल्टा भी रहेगा, इसमें अप्लाई कर देंगे फर्स्ट लॉ में। अब क्यू की वैल्यू होता है एम सी डेल्टा टी से आएगी, एम एल से आएगी। जैसे वॉल्यूम ऑफ वाटर पे हमने लिया कि मास एम वाटर का बॉयल कर रहा है प्रेशर पी पर, वॉल्यूम इंक्रीज डेल्टा वी हुआ तो ये पी डेल्टा वी हो गया, क्यू एम एल हो गया, और जब मैंने अप्लाई किया तो ये आ जाएगा। तो इसमें कोई ऐसा खास रिजल्ट नहीं आपको मिल रहा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कार्नोट इंजन। व्हाट इज कार्नोट इंजन? इट इज कंसीडर्ड एज आइडियल रिवर्सिबल इंजन। रिवर्सिबल का मतलब वही हुआ कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और रिवर्स डायरेक्शन में भी, समझे ना, यानी कि एक तरह से साइक्लिंग। विच वर्क्स बिटवीन हायर टेम्परेचर T1 जो सोर्स का टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर T2 जो सिंक का टेम्परेचर है। इसके डिफरेंट पार्ट्स है, ये सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर में क्या होगा, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द इंजन। इट हैज़ कंडक्टिंग बेस एंड इंसुलेटिंग वॉल्स एज वेल एज, एक तो वॉल इसकी इंसुलेटिंग है, फिगर बनेगी, फिगर में आपको सब दिखाई देगा। और वॉल के साथ साथ इसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है, लिखा हुआ है एज वेल एज इंसुलेटिंग मूवेबल पिस्टन विच इज़ फ्रिक्शनलेस। फिर सोर्स है, इट इज़ ए हीट रिजर्वायर। रिजर्वायर से मतलब हुआ जो हीट को स्टोर कर लेगा एट हायर टेम्परेचर T1, ठीक है ना। और उसका जो टेम्परेचर है वो T1 है। और सबसे खास बात इसमें क्या है कि एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी टेकन फ्रॉम इट, इससे आप कितनी भी हीट ले लें विदाउट द चेंज इन टेम्परेचर, बिना इसके टेम्परेचर में चेंज किए, ठीक है ना। यानी इसकी जो कहना चाहिए कि थर्मल कैपेसिटी है वो इनफाइनाइट है। ऐसे सिंक के बारे में इट इज़ आल्सो हीट रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर T2 सच दैट एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी गिवन टू इट विदाउट द चेंज इन इट्स टेम्परेचर। किसी कितनी भी हीट दे दो आप, टेम्परेचर बदलेगा नहीं। वर्किंग सब्सटेंस है ना, आइडियल गैस है। इंसुलेटिंग स्टैंड, यानी एक स्टैंड होगा, इंसुलेटिंग होगा, और जब आप सिलेंडर को इसके ऊपर रखोगे तो सिलेंडर का बेस केवल कंडक्टिंग था, उसको तुमने इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दिया तो वो सराउंडिंग से कट ऑफ हो जाएगा, है ना। तो लिखा भी है व्हेन सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन इट देन वर्किंग सब्सटेंस गेट्स इंसुलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग। ये फिगर है बच्चों, देखो सोर्स ये रहा, इंसुलेटिंग स्टैंड सिंक, ये सिलेंडर है, इसकी जो वॉल्स हैं, ये पिस्टन है, ये सब इंसुलेटिंग है और बेस कंडक्टिंग है, ये वर्किंग सब्सटेंस है। 4 स्टेप इसमें है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। कैसे हैं सीखो, देखो। पहले मैंने ग्राफिकली शो कर दिया कि जैसे सिस्टम ए पॉइंट पर था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन करके बी पर आया, उसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ये रहा, टेम्परेचर T1 रहा, बाकी प्रेशर वॉल्यूम बदल गए। फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ, प्रेशर वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर भी बदला। आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ, प्रेशर वॉल्यूम तो बदल गए लेकिन टेम्परेचर T2 रहा। और एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सब बदल गए। और सबसे बड़ी बात कि जो सिस्टम है वो इनिशियल स्टेट पर लौटाया प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की। आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता क्या है कि सिलेंडर को प्लेस किया अपॉन द सोर्स सो दैट गैस एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सोर्स एंड मेंटेन टेम्परेचर इक्वल टू T1। इन दिस वे गैस एक्सपेंड होगी अब, सो इट इज़ आइसोथर्मल एक्सपेंशन। कारण कि जब वो एक्सपेंड हो रही टेम्परेचर T1 पर मेंटेन है। और मेरे ग्राफ में ये जो शो हो रहा है ये A से B हो रहा है, यानी चेंजेस हुए P1 V1 T1 से P2 V2 T1। तो जो वर्क डन होगा बाय द गैस म्यू आर T1 लॉग V2 बाई V1, ठीक है ना, लॉग बेस ई पर ले रहा हूँ मैं। यहाँ 2.303 होता था लेकिन तब बेस 10 होता था। और अगर Q1 जो होगा हीट एब्जॉर्ब होगी, तो आपको मालूम है आइसोथर्मल में Q1 W1 के इक्वल होता है क्योंकि डेल्टा यू जीरो था, तो यही वैल्यू आ जाएगी। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होगा कि नाउ द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड एंड अलाउड गैस टू एक्सपेंड
है ना, गैस तो एक्सपेंड होती रहेगी क्योंकि उसके अंदर हीट है, टिल द टेम्परेचर फॉल्स टू न्यू वैल्यू T2। द प्रोसेस इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन, क्योंकि स्टैंड इंसुलेटिंग था, उसके ऊपर आपने रखा हुआ था, हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा था, जो उसके अंदर थी उसी से एक्सपेंड हो गई। और हमारे ग्राफ में ये B से C है, तो देखो P2 V2 T1 से P3 V3 टेम्परेचर भी बदल गया। और वर्क डन निकालेंगे तो म्यू आर गामा -1 T1 -T2। नेक्स्ट वन आइसोथर्मल कंप्रेशन, सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन सिंक, अब उसे सिंक पर रख दो, ये सिंक दिख रहा है हमें, एंड द गैस इज कंप्रेस स्लोली, उसे धीरे धीरे कंप्रेस करो, सच दैट हीट प्रोड्यूस इज ट्रांसफर टू द सिंक एंड द टेम्परेचर मेंटेन्ड एट T2। ये आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ, और ग्राफ में जो आ गया C से D आ गया, P3 V3 T2 से P4 V4 T2। ठीक है, तो जो वर्क डन होगा इसमें थोड़ा सा चेंज है, आप नोटिस करो वर्क डन में ना, क्योंकि हम लोगों ने जो फार्मूला बनाया था वो एक्सपेंशन के लिए बनाया था, इसमें वॉल्यूम V3 से V4 हो रहा है, तो म्यू आर T2 तो ठीक है, यहाँ होना चाहिए था V4/V3, बट मैंने V3/V4 लिखा क्योंकि कंप्रेशन है, उल्टा हो रहा, तो बाद का वॉल्यूम कम है, नेगेटिव रहेगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया। और फिर Q2 विद द हीट रिलीज होगा इस बार, एब्जॉर्ब नहीं, तो Q2 W3 के इक्वल होगा, ये आ जाएगा। एडियाबैटिक कंप्रेशन, फाइनली द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड एंड गैस इज कंटिन्यू टू कंप्रेस, उसे हम कंप्रेस कर रहे हैं टिल अटेन्स इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, और ये D2A है, इसमें वर्क हो गया म्यू आर गामा -1 T1 -T2। तो जब नेटवर्क निकालूंगा तो W1 W2 वर्क डन बाय द गैस है, और W3 W4 वर्क डन ऑन द गैस है, तो इसलिए माइनस हो गए। सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, W2 और W4 बाय द वे इक्वल थे बिल्कुल, ये कैंसिल हो गई, ये बचेगा। अब बात हुई कुछ बात हुई है किसी से? तो ये W1 Q1 है, W3 Q2 है, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी जो ईटा है, इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट, आउटपुट का मतलब नेट वर्क डन टू द इनपुट, यानी हीट एब्जॉर्ब, ठीक है ना, जो आउटपुट है वो नेट वर्क डन है, और इनपुट जो है हीट एब्जॉर्ब है, तो ये आगे ईटा इज W/Q1, W Q1 -Q2 है, ये दिखाया हुआ हमने यहाँ, ये रखा, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - Q2/Q1। अब Q1 Q2 की वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये वैल्यू हम शुरू में निकाल चुके हैं, तो म्यू आर T2 log V3/V4 म्यू आर T1 log V2/V1, और सॉल्व करके बस ये है ना, म्यू आर कैंसिल कर दो, ये बचेगा। अब बच्चों तुम देखो, जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है B से C, उसमें P2 V2 T1 से P3 V3 T2 हो रहा, तो जब मैं TV गामा -1 TV गामा -1 करूँगा तो T1 है, V2 है, T2 है, V3 है गामा -1, इसे T1/T2 की वैल्यू निकालेंगे, V3/V2 गामा -1 आ जाएगा, ठीक है ना, V3/V2 गामा -1। अब दोबारा एडियाबैटिक कंप्रेशन में D से A प्रोसेस है, जिसमें चेंजेस ये हैं, तो वो TV गामा -1 TV गामा -1, T तो T2 है, V V4 है, ये T1 है, ये V1 है, और इसे T2/T1 निकाल लिए, रिवर्स करोगे T1/T2 ही आ जाएगा, तो ये भी T1/T2 है, ये भी T1/T2 है, तो इसका मतलब दोनों को इक्वेट करो, गामा -1 पावर हटेगी, V3/V2 की जगह V4/V1, और V3/V4 करेंगे तो V2/V1 आ जाएगा। इस वैल्यू को प्लेस करूँगा मैं इक्वेशन नंबर 1, V3/V4 की वैल्यू ये रखा, V2/V1 आ गया, ये पूरा कैंसिल, ये आंसर आ गया। तो आपके पास एफिशिएंसी का फार्मूला 1 Q2/T1। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं जो आपको सीखने चाहिए, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको सीखने चाहिए, जैसे एफिशिएंसी डिपेंड किस पर कर रही है, ये फार्मूला इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, साफ साफ दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 - T2, जब एल्सियम लूँगा T1 - T2 T1 आएगा, ये आ जाएगा। अच्छा, डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ वर्किंग सेक्शन, जो आपने गैस अंदर वैल्यू कौन सी, इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, दोनों टेम्परेचर पर कर रहा है, और इट इज सेम फॉर ऑल रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन सेम 2 टेम्परेचर। अगर कोई भी इंजन ले जो इन 2 टेम्परेचर के बीच ही काम कर रहा हो, मान लो ये 25 है, ये 40 है, तो ईटा सेम आ जाएगा। इसके अलावा जैसे इसने पूछा कि कार्नोट इंजन विद 100% एफिशिएंसी इज नॉट पॉसिबल, तो ईटा इज इक्वल टू 1 - T2/T1 है। अब अगर T1 की जगह मैं इन्फाइनाइट करूँगा तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, तो ईटा 1 बचेगा, और T2 की जगह मैं 0 करूँगा तो ये फैक्टर 0 होगा, ईटा 1 बचेगा। तो ईटा 100% कब आएगा, जब T1 इन्फिनिटी और T 0 हो। लेकिन ना तो हम इन्फाइनाइट बना सकते हैं टेम्परेचर, ना 0 केल्विन, 0 केल्विन का मतलब है -273, इसलिए ये 100% एफिशिएंट इंजन नहीं है।
अब बीटा ईटा इज इक्वल टू ये लिखा आपने, ईटा का फॉर्मूला ये भी है, इसको मैंने सोल्व करके ये लिख लिया, ए और बी से ही रिलेशन आ गया। अब अगर T2 की वैल्यू 0 केल्विन हो, ये फैक्टर 0, ये फैक्टर 0, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो Q2 0 आ जाएगा। यानी Q2 0 तब आएगा जब T2 0 केल्विन होगा, लेकिन 0 केल्विन -273 कैन नॉट बी रियलाइज्ड, इसका मतलब Q2 0 नहीं हो सकता, यानी Q2 की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी। ये टेम्परेचर बना नहीं सकते आप, लैब में खड़े होगे तो बना लोगे, लेकिन जब इंजन को वर्क कराओगे प्रैक्टिकली तो ये टेम्परेचर मिलेगा ही नहीं आपको। तो Q2 जब 0 नहीं है, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स दैट इन इंजन मस्ट रिलीज ए पार्ट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, यानी जो हीट उसने एब्जॉर्ब की उसके एक पार्ट को रिलीज करेगा, यानी इट कैन नॉट कन्वर्ट टोटल हीट एब्जॉर्ब इनटू मैकेनिकल वर्क। जो हीट उसने टोटल एब्जॉर्ब की उसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता।